नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ के एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेदा। वेदा जो शब्द है वो वैदिक संस्कृति से लिया गया है, भारतीय सभ्यता की पहचान है और इसी पर आधारित एक प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा। अब आपके दिमाग में आ रहा आएगा कि सर टॉप सीक्रेट है तो आप इस सीक्रेट को खोल क्यों रहे हो? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है अब इसके बारे में डीआरडीओ और डीआरडीओ की जो संस्थाएं हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया है। हम एक जानकारी के तहत आपको ये चीज बता रहे हैं। देखिए, आप एक स्थिति का आकलन कीजिए कि हमारे जो सैन्य संचार उपग्रह हैं, सैन्य संचार उपग्रह का मतलब ऐसे संचार उपग्रह जो हमारी सेनाओं को सूचना उपलब्ध कराते हैं, उनको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। फिर हमारे जो सर्विलांस सिस्टम है, निगरानी प्रणाली है, उसमें भी सैटेलाइट काम करते हैं। कहने का मतलब सेना के लिए समर्पित जो सैटेलाइट्स हैं, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं जनरली, या फिर जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो कि एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, और संचार उपग्रह, ये सभी सूचनाओं का एक तंत्र विकसित करते हैं और इन्हीं के आधार पर आपके आजकल जो आप सुनते हैं जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो कि नेविगेशन से जुड़े होते हैं, इन सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, या फिर मिसाइल्स जो होती हैं वो भी नेविगेशन सिस्टम जैसे कि जीपीएस या फिर हमारे नाविक जो सिस्टम है उस पर आधारित होती हैं। और जो सर्विलांस जो सैटेलाइट हैं वो खुफिया सूचनाएं हमारी सेनाओं को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि हम एक फुल स्केल वॉर की स्थिति में हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है और दुश्मन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे सैटेलाइट तंत्र को ही नष्ट कर दे। यानी जो सैटेलाइट जिनसे हमारी सेनाएं और पूरा भारत सूचनाएं प्राप्त कर रहा था, और उस उन सैटेलाइट्स के सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, तो उस स्थिति में पूरे देश में संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी और सेनाएं युद्ध की स्थिति में, वो हमारे देश की बात नहीं कर रहे, कोई भी देश अगर युद्ध की स्थिति में होगा और ऐसा उसके साथ होता है तो इसका मतलब वो देश युद्ध हारने की निश्चित रूप से कगार पर आ जाएगा। अमेरिका और चाइना, 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों की तैयारी भी कर ली है। लेकिन भारत भी अब इसमें पीछे नहीं है, दुनिया का तीसरा देश भारत बनने जा रहा है। हालाँकि भारत ने ये प्रोजेक्ट पहले भी शुरुआत की थी, भारत ने ये प्रोजेक्ट पहले घोषणा की थी। हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसमें ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट वेदा के तहत पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। क्या मतलब है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अगर मान लीजिए जो युद्ध की स्थिति बनती है और उसमें हमारे सैटेलाइट्स को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो प्रोजेक्ट वेदा के तहत उन सैटेलाइट्स की भरपाई की जाएगी। कैसे की जाएगी? आज के सेशन में पूरी तरह से समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इसको यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। और भारत की एक बहुत ही चर्चित मिसाइल है इन दिनों, के4 मिसाइल, उससे इसका क्या संबंध है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले न्यूज को देखिए। के4 मिसाइल का परमवीर अवतार डीआरडीओ का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा 2026 में उड़ान भरेगा और अब अंतरिक्ष में होगा देसी राज। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है आपको ये बता दें कि 2026 की पहली तिमाही यानी आज से 2-3 महीने बाद इस प्रोजेक्ट को अनवील्स किया जा सकता है डीआरडीओ के द्वारा। ऐसा कुछ यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ की एक संस्था है, रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई जिसे हम कहते हैं, हैदराबाद में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियाज सीक्रेट स्पेस डिफेंस रॉकेट प्रोजेक्ट वेदा, जो कि हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत में भारत का सबसे गोपनीय अंतरिक्ष रक्षा प्रोजेक्ट है। अब देखो, इसमें दो चीजें आ रही हैं, दो चीजें, एक तो अंतरिक्ष की बात भी हो रही है और एक डिफेंस की बात भी हो रही है। तो यहाँ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? इसरो। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? डीआरडीओ। अब ये इसरो का काम है रॉकेट बनाना, डीआरडीओ का काम है मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान या दूसरे जितने भी युद्धक सामग्री होती है उनका डेवलपमेंट करना। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको मिला जुला प्रोजेक्ट दिखेगा, यानी आप यहाँ पर एक मिसाइल को रॉकेट की तरह काम करते हुए देखेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि वेदा के नाम से एक कंपनी है, वेदा एरोनॉटिक्स। तो वेदा एरोनॉटिक्स जो है, वेदा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इससे कंफ्यूज मत होना। प्रोजेक्ट वेदा और ये कंपनी दोनों अलग अलग है, नाम यहाँ पर सिमिलर है।
यहाँ देखिए आप इंडिया.com पर एक खबर छापी गई है कि भारत का सबसे सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम चंद घंटों में बदल देगा गेम, जानिए क्या है सेना के लिए डीआरडीओ का प्रोजेक्ट विदम। तो अब इसको आपको डिटेल में समझाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इसको वेदा नाम जो दिया गया है, इसकी फुल फॉर्म है व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन। और ये कहा जा रहा है कि अब ये ड्राइंग बोर्ड का आइडिया नहीं है, बल्कि ये फुल स्केल लॉन्च होने वाला है। 2026 की पहली तिमाही में इसको लॉन्च किया जाएगा। डीआरडीओज अल्ट्रा सीक्रेट प्रोजेक्ट वेदा सेट फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट इन 2026 26 यानी 2026 में पहली इसकी कक्षीय उड़ान होने वाली है। और कब होने वाली है? 2026 की पहली तिमाही में। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थी वर्ग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के कोर्स के बारे में आपको जानकारी बता दें। कोर्स हमारी आविष्कार एकेडमी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कोर्स यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए आप अगर प्री कम मेंस एक फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो आप यहाँ कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स पर डिस्काउंट के लिए आविष्कार 25 कूपन लगा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों समझिए यहाँ पर कि प्रोजेक्ट वेदा जो है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष आधारित युद्ध में भारत की निरंतरता बनी रहे, भले ही पूर्ण पैमाने पर संघर्ष चल रहा हो। इसका मूलभूत उद्देश्य रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट रिप्लेसमेंट। इस शब्द को पकड़िए, रैपिड रेस्पॉन्स सैटेलाइट रिप्लेसमेंट मतलब कि अगर हमारे सैटेलाइट नष्ट हो जाते हैं युद्ध की स्थिति में, दुश्मन के द्वारा नष्ट कर दिए जाएं, तो तुरंत त्वरित कार्रवाई के द्वारा, इंस्टेंट रिएक्शन के द्वारा उन सैटेलाइट को रिप्लेस करने की क्षमता हमें विकसित करनी है। यानी दोबारा से सैटेलाइट तंत्र को डेवलप करना है ताकि संचार व्यवस्था बनाई जा सके। यदि कोई दुश्मन एंटी सैटेलाइट हमले के जरिए, देखिए अगर सैटेलाइट को नष्ट करना है तो उसके लिए कोई भी वेपन जो भेजोगे आप, कोई मिसाइल भेजोगे, तो उसे कहेंगे एंटी सैटेलाइट वेपन। क्या बोलेंगे? एंटी सैटेलाइट वेपन। तो मान लीजिए कोई दुश्मन के द्वारा एंटी सैटेलाइट वेपन भेजा जाता है और भारत के जो सैन्य उपग्रह हैं, संचार उपग्रह हैं या फिर निगरानी उपग्रह हैं, उनको नष्ट या निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस स्थिति में उस डिमांड के अकॉर्डिंग लगभग 72 घंटों की स्थिति में सैटेलाइट्स को प्रतिस्थापित करने की क्षमता विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट वेदा को लाया जा रहा है। यहां देखिए इसरो से स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब यहां निर्भरता इसरो पर नहीं रहेगी, बल्कि डीआरडीओ ऐसा करने में खुद सक्षम होगा। अब ऐसा करने में खुद डीआरडीओ कैसे सक्षम होगा? सर आप जो बात कर रहे हो कि अंतरिक्ष में अगर जाना है तो उसके लिए तो रॉकेट चाहिए, रॉकेट चाहिए तो उसके लिए लॉन्च सेंटर चाहिए, लॉन्च पैड चाहिए, जो श्रीहरिकोटा में है। रॉकेट भारी भरकम मशीनरी है, तो डीआरडीओ से कैसे संभालेगा? क्योंकि यहाँ ये प्रोजेक्ट ही अलग तरीके से डेवलप हो रहा है। इसमें ना तो आपके जो फिक्स्ड आपका जो लॉन्च सेंटर है, जिसकी हम बात कर रहे हैं श्रीहरिकोटा, या फिर अब अभी हमारा एक नया बना है कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। ये एक प्रकार की मोबाइल लॉन्च सेंटर, मोबाइल का मतलब गतिशील उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली पर काम करेगा। कहीं से भी इनको लॉन्च किया जा सकेगा। कैसे करेगा? आगे बात करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर यह एक त्वरित प्रतिक्रिया लॉन्च प्रणाली प्राप्त करना भारत को उन चुनिंदा देशों में के समूह में रखता है जिनके पास ऐसी क्षमताएं हैं। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका और चीन। दो ही देश हैं जिनके पास में ये क्षमता है। यह अंतरिक्ष में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य करता है। यानी किसी भी प्रकार की स्पेस वॉर होता है, या फिर मैं हम कहें फुल स्केल वॉर होता है, और उसमें हमारे स्पेस में उपस्थित जो एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो वहां पर हम डिटरेंस कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं। उसके लिए इसको तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें जो हम रॉकेट बना रहे हैं, ये रॉकेट कम मिसाइल समझ लीजिए, या मिसाइल कम रॉकेट समझ लीजिए। यानी एक मिसाइल है जो रॉकेट की तरह काम करेगी, ऐसे मान लीजिए। तो मिसाइल को रॉकेट के रूप में बदला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिसाइल में तो देखिए अलग सिस्टम होता है। मिसाइल जब काम करती है तो मिसाइल में मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये 3 चरण होते हैं मिसाइल के, इस तरीके से मान लीजिए। तो यहाँ पर मिसाइल्स जो होती हैं उनमें मतलब एक तो ईंधन भरा जाता है, फिर गाइडेंस सिस्टम होता है, गाइडेंस सिस्टम, और यानी अलग-अलग चरण जो होते हैं मिसाइल के वो काम करते हैं। ठीक है? यानी ईंधन का एक हो गया, ईंधन का पार्ट हो गया, एक गाइडेंस सिस्टम हो गया, और यहाँ पर फिर क्या होते हैं? वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं। लेकिन रॉकेट जो होते हैं ना, रॉकेट, रॉकेट के प्रत्येक चरण में ईंधन भरा होता है।
हर एक चरण में ईंधन भरा होता है और सैटेलाइट के लिए यहाँ पर एक अलग सैटेलाइट कैप होता है जिसमें सैटेलाइट रखा जाता है। अब इसमें और इसमें दोनों में क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी इस मिसाइल को ऐसे बनाना है कि ये रॉकेट की तरह काम करे। तो हमने क्या किया, इस मिसाइल को रॉकेट की तरह जब कन्वर्ट किया है तो रॉकेट को 3 चरण वाली पूरी तरह से ठोस प्रणोदन प्रणाली के साथ डिजाइन किया है। मतलब इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाएगा, ठोस ईंधन का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी दिमाग में आना चाहिए कि सर द्रव ईंधन का क्यों नहीं किया जा रहा, लिक्विड फ्यूल का क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, लिक्विड फ्यूल का उपयोग करना पहले से ही ये होता है कि थोड़ा-सा कठिन होता है। क्यों होता है? लिक्विड फ्यूल को पहले आपको कहीं न कहीं स्टोरेज की उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, फैसिलिटी आपको रखनी पड़ती है। फिर मिसाइल में भी, रॉकेट में भी अगर लिक्विड फ्यूल डाला जाएगा, तो उसको स्टोर करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब मिसाइल, रॉकेट का यूज़ होता है, तब तो उसमें हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा बाहर उसके भंडारण की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन सॉलिड प्रोपेलेंट जो होते हैं, उनका यूज़ करना आसान होता है। उनको आप आसानी से यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर उसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, 3 चरण वाला ठोस प्रणोदक वाला एक रॉकेट प्रणाली डेवलप की है। फिर इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या होगी? पेलोड कैपेसिटी का मतलब कि साहब ये जो मिसाइल है, जिसको आपने रॉकेट में बदला है, ये कितना वजन उठा सकती है, कितनी दूरी तक जा सकती है? ये 2000 किलोग्राम का वजन उठाकर एलईओ में जा सकती है, लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकती है। ठीक है? फिर 800 से 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर ये एसएसओ यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा सकती है। वैसे आपको बता दूं, एलईओ और एसएसओ ये दोनों जो है, इनमें काफी समानताएं होती हैं। यानी एलईओ की ही एक विशेष अवस्था होती है एसएसओ। एसएसओ का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो अगर मान लीजिए पृथ्वी और सैटेलाइट ऐसी स्थिति में है कि सूर्य के चारों ओर समान यानी सेम टाइम पीरियड में चक्कर लगा रहे हैं, यानी पृथ्वी का आवर्तकाल सूर्य के सापेक्ष जो ऑर्बिट में है, वही सैटेलाइट का भी हो जाए, तो उसे कहते हैं हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है? तो उस स्थिति में वहां ये थोड़ी सी ऊंचाई इसकी अधिक होती है, तो वहां भी ये सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, वहां भी इसकी क्षमता होगी। मिसाइल विरासत, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, यहां पर डीआरडीओ ने जो टेक्नोलॉजी अपनाई है, वो ये है कि आपने अलग से कोई रॉकेट प्रणाली नहीं बनाई। अगर रॉकेट बनाना पड़ता तो आपको इसरो की पूरी हेल्प लेनी पड़ती। इसरो ही बना पाता है रॉकेट तो भारत में, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनी स्काई रूट वगैरह आप बना रही हैं। लेकिन डीआरडीओ का काम रॉकेट बनाना है ही नहीं। तो फिर डीआरडीओ ने इसमें कैसे सफलता हासिल की है? डीआरडीओ ने अपनी मिसाइल को ही कन्वर्ट किया है रॉकेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इसमें ऑब्वियस सी बात है इसरो की हेल्प ली गई होगी। तो यहाँ पर कैसे, कुछ मिसाइल ऐसी हैं जो रॉकेट सिस्टम में कन्वर्ट करना जिनका आसान था, क्योंकि उनको पहले ही डिजाइन इस तरीके से किया गया था। अब इसमें 3 मिसाइलों के नाम आ रहे हैं, एक अग्नि 4, अग्नि 5 और के 4 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल जब लॉन्च की गई थी, तब ये घोषणा की गई थी कि ये मिसाइल आवश्यकता पड़ने पर सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकती है। अग्नि 5 में ये ऑलरेडी पहले से ही ये विशेषता डाली गई है। लेकिन यह विशेषता सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी के 4, जो कि पनडुब्बी से दागी जाने वाली भारत की मिसाइल है, उसमें भी ये विशेषता डाली गई है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट वेदा में पूरी संभावना ये है कि हम के 4 का ही उपयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जो प्रोजेक्ट की जो न्यूज बाहर आई है, उसमें अभी तक मिसाइल का नाम नहीं बताया गया है। संभावना जताई जा रही है कि के 4 के सफल परीक्षण लगातार किए जा रहे हैं और के 4 का उपयोग इसमें किए जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि संभावना है, उसके कुछ तकनीकी कारण भी हैं, वो मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, प्रोजेक्ट वेदा जो है, उसके तहत जो आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए आप यहां पर रॉकेट सिस्टम को फॉलो करते और उसी तरीके से जैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं, तो उसके लिए आपको लॉन्च पैड की आवश्यकता होती। लॉन्च पैड की आवश्यकता होती तो आपको कहां जाना पड़ता? एसडीएससी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहां पर है? श्रीहरिकोटा। यहां जाना पड़ता है। या फिर नया हमारा बन रहा है कौन सा? कुलशेखरपट्टिनम, तमिलनाडु में, जो कि आपकी फिक्स्ड फैसिलिटी है। यानी यहीं पर जाकर आपको रॉकेट क्या करना पड़ेगा? लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं जगहों पर। लेकिन भारतीय सेना जो है, उसको तो ये सैटेलाइट या फिर मैं कहूं ये मिसाइल, ये रॉकेट कहीं से भी लॉन्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है।
क्योंकि आप हो सकता है उस स्थिति में यहाँ पर आपकी पोजीशन है, यहाँ पर आपकी पोजीशन है। तो यहाँ इस पूरे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट पूरी तरह से मोबाइल कंडीशन में होगा, गतिशील अवस्था में रहेगा। एक ट्रक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसे रखकर ले जाया जा सकता है। देखिए पूरा लॉन्च सिस्टम जिसमें रॉकेट, उसका कैनिस्टर, मोबाइल लॉन्चर, कंट्रोल व्हीकल शामिल हैं, को सड़क मार्ग से ले जाने योग्य बनाया गया है। ये आपका कंट्रोल व्हीकल हो गया, ये रॉकेट और कैनिस्टर हो गया, ठीक है। इन सबको आप ट्रक के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये चलता फिरता आपका इसरो और सतीश धवन स्पेस सेंटर चलता फिरता हो गया। भाई आप इसरो क्या करता है, इसरो के निर्देशन में बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से रॉकेट बनवाए जाते हैं, सैटेलाइट्स बनवाए जाते हैं दूसरी जगह से, यानी सैटेलाइट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाकर देते हैं। बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रॉकेट बनाकर देता है। फिर उनको लॉन्च कहां से किया जाता है, एसडीएससी। बहुत सारा सिस्टम एक साथ, बहुत सारी संस्था काम करती हैं, लेकिन यहाँ डीआरडीओ इकलौता काम करेगा, अकेला काम करेगा, वन मैन आर्मी। कैसे? उसी के पास में एक रॉकेट है, कैनिस्टर में रखा हुआ है, ये उसका कंट्रोल सिस्टम है। आवश्यकता पड़ी अगर हमारे किसी सैटेलाइट सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया, तो इससे हम क्या करेंगे, कहीं भी खड़े होकर इस रॉकेट को लॉन्च कर देंगे। और इसमें भारी संख्या में सैटेलाइट भेजे जा सकते हैं, छोटे आकार के नैनो सैटेलाइट। बड़े सैटेलाइट भी भेजे जा सकते हैं, 2000 किलोग्राम वजन बहुत होता है, और छोटे सैटेलाइट तो बहुत सारे भेजे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जब टेस्ट होगा पहली तिमाही में, तो यहाँ कई चीजों को परखा जाना है, कई चीजों की टेस्टिंग होगी। जैसे लॉन्च के तनाव को संभालना, सिस्टम के लॉन्च के दौरान अत्यधिक यांत्रिक और तापीय तनावों का सामना करने की क्षमता प्रदर्शित करना। यहाँ पर कुछ पॉइंट एक और ये आपका रह गया, मैं इसको और बता दूं। निगरानी से बचाव, व्यवहारिक रूप से कहीं से भी लॉन्च करने की यह क्षमता। देखो यहाँ ये चीज बताई गई है कि जैसे मान लो आप एक फिक्स जगह पर होते हैं कहीं भी, तो आप पर निगरानी पूरी तरह से रहती है, दुश्मन निगरानी कर सकता है। लेकिन जब आपका प्लेटफॉर्म ही मूवेबल है, तो कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। आप निगरानी से भी क्या होंगे, बच जाएंगे, दुश्मन का सैटेलाइट भी आपको नहीं पकड़ पाएगा। चलिए, अब मैं कह रहा था टेस्टिंग के समय लॉन्च के तनाव को संभालना, सिस्टम के लॉन्च के दौरान अत्यधिक यांत्रिक और तापीय तनावों का सामना करने की क्षमता का प्रदर्शन करना। जब सिस्टम लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है मशीनरी में, यहाँ पर जो बहुत मैकेनिकल जो मूवमेंट होते हैं, स्ट्रेस होता है, उन सभी को परखा जाएगा। फिर इसके अलावा विभिन्न चरणों के सटीक समय पर अलग अलग होने और इग्निशन की पुष्टि करना। जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि मिसाइल जो होती है ना, मिसाइल तो टारगेट से जाकर सीधी टकराती है। मिसाइल जो होती है डायरेक्ट टारगेट से टकराती है, टारगेट को नष्ट करती है, खुद भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन रॉकेट जो होते हैं ना, रॉकेट रॉकेट अलग अलग ऊंचाई पर उनके एक एक पार्ट अलग होते जाते हैं। मिसाइल का कोई पार्ट रास्ते में अलग नहीं होता, लेकिन रॉकेट जो होता है उसके पार्ट, पहले चरण का ईंधन खत्म तो पहला चरण हटा दिया, दूसरे चरण का ईंधन खत्म, क्योंकि रॉकेट ऊपर इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके जा रहा है, तो जितना वजन कम होगा उतना ही अच्छा है, गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। तो रॉकेट के पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते जाते हैं। तो आप एक मिसाइल को रॉकेट की तरह यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब रॉकेट के जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस मिसाइल में भी जो चरण है वो अलग अलग दूरी पर क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो सेपरेशन सिस्टम जो है उसको क्या किया जाएगा, जांचा जाएगा। चंद्रयान 2 हमारा जो फेल हुआ था, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी इसी में रही थी। चंद्रयान 2 में ध्यान रखना, सेपरेशन सिस्टम के कारण चंद्रयान 2 जो है वो फेल हो गया था। यानी जो चीज समय पर, जिस समय पर अलग होनी चाहिए थी सिस्टम में से, वो उससे क्या हो गई, लटकी रह गई, और उससे वहां पर उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया। उसी की वजह से चंद्रयान 2 हमारा क्या हुआ था, फेल हुआ था, ठीक है। आवश्यक कक्षीय वेग और ऊंचाई प्राप्त करना, यहाँ पर मिसाइल आपकी चलती है इस तरीके से, या फिर हाइपर इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर चलती है, लेकिन यहाँ इस मिसाइल को सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑर्बिटल पाथ पर भी चलना होगा। तो वहां इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और हाइट है, उसको प्राप्त करने में कैसे सफलता प्राप्त करेगा, इस पर भी यहाँ पर बात होगी। फिर पेलोड, पेलोड को सटीकता से उस ऑर्बिट में स्थापित करना, पेलोड को लेकर जाना, ये सारी चीजें अब इसमें टेस्टिंग बाकी है, जिन पर टेस्टिंग चल रही है, परखी जाएगी। अब दोस्तों यहां एक चीज और समझिए कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये पूरी तरह से मल्टी रोल सिस्टम होगा। मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इसकी। कैसे? ये एंटी सैटेलाइट मिशन के तहत काम करेगा। मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुश्मन ने मान लीजिए एंटी सैटेलाइट कोई विपन क्या कर रखे हैं, तैनात कर रखे हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए काइनेटिक किल व्हीकल्स हैं दुश्मन के,
उन सभी को नष्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया जा सकता है, इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है, इस रॉकेट को छोड़ा जा सकता है। फिर बात आती है आक्रामक भूमिकाएं, ऑफेंसिव रोल। ऑफेंसिव रोल का मतलब हो गया ये वाहन किलर नैनो सैटेलाइट तैनात कर सकता है, यानी ऐसे नैनो सैटेलाइट क्या होते हैं, वजन के आधार पर सैटेलाइट का नाम रखा जाता है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे कि भारी सैटेलाइट होते हैं उनका वजन हमेशा 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, 3000, 4000 किलोग्राम तक ऐसे हो सकता है। लेकिन जो माइक्रो सैटेलाइट होते हैं वो लगभग 10 किलोग्राम से 100 किलोग्राम के बीच में होते हैं। नैनो सैटेलाइट्स हमेशा होते हैं 10 किलोग्राम से कम वजन के। 10 किलोग्राम से कम वजन के जो है वो नैनो सैटेलाइट माने जाते हैं, उनका आकार भी छोटा होता है। तो किलर नैनो सैटेलाइट्स आपको भेजने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रॉकेट प्रणाली से भेज सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमने मिसाइल को ही क्या करना है, यूज करना है। और मान लीजिए आमने सामने की टक्कर के माध्यम से शत्रुतापूर्ण उपग्रहों को नष्ट करने के लिए कामिकाजी मिशन को अंजाम दे सकता है। कामिकाजी मिशन क्या होता है, कामिकाजी ड्रोन आपने पढ़े होंगे। जो कामिकाजी ड्रोन होते हैं वो टारगेट से जाकर टकराते हैं, आत्मघाती ड्रोन होते हैं, खुद भी नष्ट हो जाते हैं और उसको भी नष्ट करते हैं, यानी हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इस सिद्धांत पर काम करते हैं कामिकाजी ड्रोन। इसी तरीके से मिसाइल भी काम करती है। मिसाइल टारगेट से टकराती है, मिसाइल जो है खुद भी नष्ट हो जाती है और टारगेट को तहस नहस कर देती है। कोई भी मिसाइल जितने जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, यानी जितना नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, टकराने के बाद उतना नुकसान पहुंचा कर ही रहती है। और यही कामिकाजी ड्रोन का भी कंसेप्ट है और यही हमारे इस सिस्टम का भी कंसेप्ट है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्वार्म कॉन्स्टिलेशन परियोजना। मतलब क्या हुआ, बहुत सारे झुंड में आपको छोटे छोटे सैटेलाइट भेजने हैं। एक कॉन्स्टिलेशन का मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टार होता है, यानी आपको उपग्रहों का एक पूरा झुंड बनाना है, तो उस समय भी ये रॉकेट प्रणाली आपके काम आएगी। यानी आप बहुत सारे मिलिट्री सैटेलाइट्स जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है कि सर आप कह रहे थे के 4 मिसाइल को इसमें सेलेक्ट किया गया है, ऐसा क्यों? तो देखिए के 4 मिसाइल को सेलेक्ट करने के पीछे कुछ तकनीकी कारण हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। के 4 मिसाइल से इस रॉकेट प्रणाली को डेवलप करना है, यानी ये मिसाइल है, इस मिसाइल को ही हमने इस रॉकेट प्रणाली में क्या किया, डेवलप किया है। इसका विकास और इसका अनुकूलन आसान था, इसलिए डीआरडीओ ने दिमाग लगाया कि अलग से रॉकेट बनाने की बजाय हमारी मिसाइल को ही हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें कैसे सर? सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट बेदा में हम 3 स्टेज प्रोपेलेंट सिस्टम वाला रॉकेट बना रहे हैं। 3 चरणीय ईंधन प्रणाली वाला, त्रिचरणीय ईंधन प्रणाली वाला रॉकेट बना रहे हैं, ठीक है सर। और उसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया जाएगा। ये आपका प्रोजेक्ट बेदा का क्या हो गया, रॉकेट हो गया। अब इसकी बात आप किससे तुलना कीजिए, के 4 मिसाइल से। के 4 मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी सबमरीन पनडुब्बी से दागी जाती है, और पनडुब्बी से दागी जाती है तो ये समुद्र के भीतर काफी समय तक काम करती है, इसलिए वहां पर कभी भी लिक्विड फ्यूल उपयोग में नहीं लिए जाते, वहां ठोस ईंधन ही काम में लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब के 4 मिसाइल ऑलरेडी सॉलिड प्रोपेलेंट पर आधारित है, ठोस ईंधन पर आधारित है, और वही हमें चाहिए था किसमें, इस रॉकेट प्रणाली के लिए, प्रोजेक्ट बेदा में। एक बात। दूसरी बात, मिसाइल्स जो होती हैं उनके डायमीटर, यानी उनका जो आकार और उनके डायमीटर जो होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, रॉकेट के बड़े होते हैं, रॉकेट के। लेकिन ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बहुत दूर तक जाती हैं, जैसे के हमारी अग्नि 4, अग्नि 5 दूर तक जाती है, तो उसमें ईंधन प्रणाली भी बहुत ज्यादा, ईंधन का उपयोग भी बहुत ज्यादा होता है, तो उनका डायमीटर भी बड़ा होता है। ऐसे के 4 मिसाइल है, के 4 मिसाइल का डायमीटर बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2.4 मीटर इसका व्यास है, ये डायमीटर, इसकी मोटाई जो है 2.4 मीटर है, ठीक है। और ये सैटेलाइट, सॉरी, रॉकेट के अनुकूल है, यानी रॉकेट इससे डेवलप किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ के 4 मिसाइल का व्यास काफी चौड़ा है, जो इसे एक मिनी लॉन्च व्हीकल के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाता है। यानी आप इसे एक बड़ा लॉन्च व्हीकल तो नहीं बना सकते, प्रक्षेपण यान नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा प्रक्षेपण यान जो एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़ने काम आ जाए, उसमें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपने वेदा लॉन्च व्हीकल जो है, वेदा प्रक्षेपण यान जो है, वो किससे कन्वर्ट किया है, के 4 मिसाइल से। फिर एक और बात कि आपको जब ऐसी स्थिति होगी, फुल स्केल वॉर की स्थिति में जब हम होंगे और हमारे सैटेलाइट तंत्र को नष्ट कर दिया जाएगा, तो कम से कम समय में
कम से कम समय में आपको सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। के4 मिसाइल का जो वर्किंग प्रोसेस है वो इस तरीके से है कि ये मिसाइल इंस्टेंट रिएक्शन करती है, कम से कम समय में लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाती है। तो के4 मिसाइल से जब हमने वेदा लॉन्च व्हीकल डेवलप किया है तो 72 घंटे में ये मिसाइल या 72 घंटे में ये लॉन्च व्हीकल आपके सैटेलाइट छोड़कर आ जाएगा, तैयार कर लिया जाएगा इसको। जबकि पीएसएलवी जैसे जो हमारे रॉकेट हैं, इनको तैयार करने में 7 से 15 दिन मिनिमम समय लगता है। 7 से 15 दिन का समय 72 घंटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी इसकी विशेषता है। तो आप समझ गए होंगे कि के4 मिसाइल को क्यों कन्वर्ट किया गया है। फिर आ जाइए आप विकास में समय और लागत की बचत। तो देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप अगर अलग अलग से कोई वेदा के अंतर्गत कोई रॉकेट सिस्टम अलग से डेवलप करते, तो उसमें समय लगता, उसकी लागत भी ज्यादा लगती। लेकिन ऑलरेडी आपके पास में के4 मिसाइल है और उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो समय और लागत दोनों में क्या हो गई, बचत हो गई। इसलिए भी इसे यहाँ पर रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में हम प्रोजेक्ट वेदा यानी 2026 की पहली तिमाही में ये पूरी तरह से टेस्टिंग फेज में आ जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा और उस समय भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, अमेरिका और चीन जैसे देशों में, जो अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध की स्थिति को भी संभाल सकते हैं। यानी अंतरिक्ष में हमारे सैटेलाइट तंत्र को भी कोई देश नष्ट करने की कोशिश करेगा, तो हम उसको जवाब दे सकते हैं और दुश्मन पर, क्योंकि ये ऑफेंसिव भी है, तो दुश्मन के जो स्पेस में सैटेलाइट सिस्टम है, उन पर भी हम हमला कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा, जिसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और अपना जो कीमती आपके जो अपनी राय है कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।